हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपकी अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। ठीक, तो आज यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट फर्स्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम आज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे क्या हमने एमपी टेट में जो पढ़ा क्वेश्चन, यूपी टेट का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और आज हम सीटेट के करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, आकलन कीजिए कितना नंबरों को बस हेर फेर होता है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपकी कोई भी टेट का एग्जाम हो बस थोड़ा सा हेर फेर होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो हमारे यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन करने का मतलब ये है, हम आपको यह ऑब्जर्व करवाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हर बार हर टेट एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपके पूरे नंबर निर्धारित हैं या नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा जो आपको यहाँ पर दी जा रही है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको 30 में 30 दिलाऊं, बट आपको अगर कुछ नंबर 2-4 नंबर आपके रह जाते हैं तो मैं यही चाहती हूँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे मैं आपको पार्ट यहाँ पर बता दूँ कि वहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर उसको तैयार रखोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए, तो आज हमको डिस्कस करते हैं जो हमारे पार्ट हर बार आते हैं, डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्ट, क्योंकि हम ऑब्जर्व करेंगे आज एमपी टेट का भी, यूपी टेट का भी और सी टेट का देखेंगे कौन कौन सा पार्ट तीनों में एकदम से रिविजन हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप बता दूं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है कि 200 फ्रेंड्स हम लाइव पढ़ेंगे। कितने? 200 फ्रेंड्स। मैं आप सबके लिए ये भी सोच रखा है अभी तक कि जैसे आपके एग्जाम आने वाले हैं तो दिन में आपको एक ही क्लास दे पाती हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको 2 क्लास दूँ ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो अगर आप सब चाहते हैं कि आपको 2 क्लास मिले यहाँ पर, तो आप सब कम से कम 200 यहाँ पर अपने अपने फ्रेंड्स, अगर जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ते हैं, अगर 5-5, 6-6 करके भी यहाँ पर सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होंगे तो हम 200 को पार कर लेंगे, है ना। तो हमें भी क्या, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा भी हमको लाइव नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा कुछ 200 मिल जाएगा तो हमें शायद लाइव मिलने का मौका जल्द ही मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब 200 तक पार करें, तो मैं आपको जल्दी 2 क्लासेस यहाँ पर डेली दूंगी आपको, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि 2 क्लासेस दे पाऊँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कि 200 यहाँ पर लाइव फ्रेंड्स जुड़ पाएँ। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है आपका अपने टारगेट की ओर, क्योंकि व्यक्ति कोई भी कार्य करे पर अपने टारगेट को सबसे पहले बात कर लेता है, उसके बारे में सोच लेता है कि हमारा टारगेट क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं। चलिए, तो ये हम सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारी क्लासेस यहाँ पर डेली रहती है 9 बजे। ओम शिव शक्ति क्लासेस पर आपको डेली 9 बजे आपको क्लासेस यहाँ पर मिलती है। चलिए, तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं मैम आप लिंक सेंड नहीं कर रही हैं, तो आप इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ना समझें, इसको आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको खुद ही आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, किसी की लिंक सेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो आप यहाँ पर लाइक कीजिए। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा सन का है ये देख लीजिए, 2019 का है, सीटेट का है पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है सीटेट का। तो यहाँ पर यूट्यूब पर लिंक दी हुई है टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारे साथियों का कहना है कि मैम हमें पीडीएफ दिलाइए, पुरानी क्लासेस दिलाइए, तो आप मेरा ये यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको सारी पुरानी क्लासेस और पुरानी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो अपने सेशन की ओर चलते हैं। एक छोटा मेरा संदेश है आप सबके लिए, तो संदेश देख लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए मेरे साथ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। और आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, और कैसी आपको क्लासेस लग रही है ये भी आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स पर दें। चलिए, तो आज समय को न गवाते हुए, अपने इष्ट को नमन करते हुए, अपने मम्मी पापा को याद करते हुए और चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। मम्मी पापा को याद इसलिए करें कि वो हमारे इष्ट हैं। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। यहाँ पर निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का जो अधिकार है, RTE जो शिक्षा का अधिकार है, तो वो किसकी वकालत करता है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपका पृथक्करण, दूसरा है मुख्य धारा शिक्षण, तीसरा है समावेशी शिक्षा, चौथा क्या है, एकीकृत शिक्षा। आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, और सबसे पहले अपना 1 सेकंड निकालकर बैक होकर थोड़ा सभी लोग शेयर कर दें। जितने फ्रेंड मेरे जुड़ चुके हैं सभी साथियों को अपने ले आए, सभी भाइयों को लेकर के आए। चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं कंटेंट ला रही हूँ बहुत मेहनत से ला रही हूँ, तो कम से कम मेहनत को तो आप सफल बनाइए, है ना। आप लोग भी मेहनत करते हैं अपनी तैयारी के लिए, लेकिन हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मनोबल हमें भी तो मिलना चाहिए। चलिए, क्लास आपको अच्छी नहीं लगती तो आप फीडबैक दे देते हैं, है ना। मुझे जैसी लग रही तो मैं भी अपना फीडबैक दे रही हूँ कि आप शेयर कीजिए, सिर्फ हमारे लिए सिर्फ इतना ही कीजिए, तो शेयर कर दीजिए।
उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, पृथक्करण। जो 2009 आरटी हमें बताता है संरचना और शिक्षा का अधिकार दिलाया है हमको, तो वो क्या किसकी वकालत करता है? क्या पृथक्करण की करता है, या मुख्य धारा शिक्षण की करता है, या समावेशी शिक्षा की करता है, या एकीकृत की शिक्षा की करता है? चलिए देख लीजिए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो जो हमारा 2009 है तो वो किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम अपने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। समावेशी शिक्षा से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, आरटीआई से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल इसका लेकर के आई हूँ, ताकि अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। मैं इसकी थ्योरी आपको नहीं पढ़ा पाई हूँ, इसके लिए खेद है मुझे अभी, लेकिन समय अभी गया नहीं है, पढ़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितनी चीज इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम से तो वो मैं यहाँ पर ले आई हूँ, और बाकी का जो पार्ट है मैं जल्द ही वो आपको बता दूंगी। चलिए, क्योंकि वहाँ पर ये जो आरटीआई में है तो वहाँ पर शिक्षकों का समय बताया गया है, क्लासेस में कितने समय बच्चों को देना चाहिए, लाइब्रेरी बच्चों को कब ले जाना, ये सारी नियम वहाँ पर बताए गए हैं, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। तो थोड़ा शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ आपके लिए, जो ये जो क्वेश्चन है हमारा उससे रिलेट था। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई भारत के संसद का एक अधिनियम है। कहाँ का एक अधिनियम है? भारत के संसद का एक ये अधिनियम है, जिसे 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया है संसद में, और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। क्वेश्चन आपके कहाँ से बनता है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। आपसे ये बनता है कि ये लागू कब हुआ, हमारे भारत में आरटीआई लागू कब से हुआ? तो क्या लिखोगे आप? 1 अप्रैल 2010। देखिए, आपको कंफ्यूजन करने के लिए अगस्त भी दिया हुआ, तो इसी चीज को 1 अगस्त 2009 भी कर सकता है, इसलिए आपको आंसर क्या किस में करना है? 1 अप्रैल यहाँ पर 2010 में करना है। अब भारत में लागू किया गया, जिसमें शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें आरटीआई की जो बात है वो संविधान की कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो 21 के यानी 21 के तहत। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमने किया था कल ना एमपीटेट में, यही क्वेश्चन से हम रिपीट हो गया किसमें? सीटेट में। और इसी टाइप को समावेशी से रिलेटेड हम क्वेश्चन एमपीटेट में भी कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, तो अगर आपने तैयारी पहले नहीं भी की है तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पा रहे हैं तो आप उसे रिवीजन कीजिए, देखिए कि आपके नंबर कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का मकसद यही है कि आप देख पाएं कि हर एक टेट में कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात अनुच्छेद की है कि संविधान में 21 के के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष, याद होगा आपको, हमने कल क्वेश्चन किया था, 6 से 14 वर्ष में निःशुल्क की बात की गई थी। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। तो यहाँ पर कल वाले क्वेश्चन में क्या बना था? 6 से 14 वर्ष के अनुच्छेद में कौन से मतलब कि समावेशी शिक्षा में जो होता है तो उसके पूछा गया था, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का पूछा गया था। तो हम क्या बताए थे उसमें भी हम समावेशी शिक्षा का टिक किए थे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये विचारधारा है, किसकी विचारधारा है? ये आरटीआई की, कि जो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान रूप से, चाहे वो बालक बैकवर्ड से आया जैसे भी आया हो, बट उसको क्या मिलनी चाहिए? उसको समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो वो कहाँ पर मिल रही है? क्या विशेष शिक्षा के तहत ये दिया जा रहा है, या मुख्य धारा की शिक्षा की, या बहु सांस्कृतिक, या समावेशी? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा के। जो समान की बात कर रहा हो, मैं आपको कुछ ट्रिकें बता रही हूँ। समावेशी जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा ना, तो आप अगर आपके पास नहीं भी आपको आंसर आ रहा है, तो बात जब क्वेश्चन में आपसे बात क्या पूछा गई हो, आपसे पूछा गया समान शिक्षा की बात, तो आप कहां पर आंसर करेंगे? क्योंकि आपको भ्रमित करने के लिए कौन सा ऑप्शन देगा? एकीकृत भी ऑप्शन आपको देगा कि कौन सी धारा के तहत ये अधिकार दिया गया, एकीकृत भी दिया गया है, या मुख्य धारा दिया गया, विशेष धारा दिया गया, या समावेशी। आपको आंसर कहां कर रहे हैं? जब बात समान की हो तो आपको तुरंत कहां पर? समावेशी पर करना है आपको आंसर। आपको समावेशी पर आंसर करना, एकीकृत पर बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, इसका डिटेल देख लीजिए। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब किसी को ना तो विशेष दिखाना है, ना तो असमानता, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसमें विकलांग बच्चों को और पढ़ने में कठिनाई वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे, एक ही टीचर, एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कराने के लिए क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि आप देख पाओ कि यहाँ से समावेशी शिक्षा से आपके डायरेक्ट कितने नंबर क्वेश्चन बनते हैं? 5 नंबर की।
आपके 5 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेरे एक फ्रेंड ने आज कमेंट किया था कि मैम आप एमपी टेट का सिलेबस ये सीरियल वाइज कराइए, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि आपको सीरियल वाइज भले ना हो पाए, बट मैं आपको वही कंटेंट ला रही हूँ यहाँ पर जो आपके टेट में आ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है, मैच करा के जो पार्ट आपकी कॉमन है वो पार्ट मैं यहाँ पर ज्यादा दे रही हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, और बाकी पार्ट भी मैं जल्द ही कराने वाली हूँ। ठीक, चलिए जो इंपॉर्टेंट है तो आप संडे की क्लास में भी देखिएगा, मैं आपके लिए लाइव सेशन लाऊंगी और वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। आपको संडे की क्लास नहीं छोड़ना है, और रक्षाबंधन के दिन के भी आपको क्लास नहीं छोड़ना। उस दिन स्पेशल भाई और बहनों के लिए क्लास है, तो आपको उस दिन भी आपको क्लास नहीं छोड़ना। स्पेशल क्लास होने वाली है संडे और मंडे को, तो मैं आपको सूचित कर दूंगी ग्रुप में। ठीक, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक शिक्षक को क्या चाहिए। एक शिक्षक को क्या चाहिए, देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर संस्कृति विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखा कर दे। कैसी बात है, एक टीचर कैसे कर सकता है कि संस्कृति को, वहां की विविधताओं को कैसे अनदेखा कर सकता है? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन कहता है कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, शेयर कीजिए, सब लोग झूम के शेयर कीजिए, मन लगा के शेयर कीजिए। चलिए आंसर भी करते रहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। संप्रेषित करे वो बातचीत करे, वो इस तरह से माहौल बनाए क्लास में कि वो इस तरह का माहौल बनाए कि कक्षा में सभी संस्कृतियों, क्योंकि कई सारे संस्कृति से आए रहे, हिंदू धर्म है, बौद्ध है, मुस्लिम है, ईसाई है, कई सारे धर्म को, लेकिन वहां पर किसी भी धर्म को पर्टिकुलर दिखाना नहीं, समान धर्म वहां पर सभी धर्मों का सम्मान करे, वो महत्व दे। चलिए ये आपका हुआ सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा हुआ विशेष, नहीं ये तो आपका रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ समावेशी कक्षा में एक क्लास की बात कहीं भी की गई, यह शिक्षक की बात की गई है। आपको विशेष वर्ड यूज नहीं करना, विशेष है, केवल है, मात्र है, केवल तक ही है, ये सारे निगेटिव पॉइंट्स है। आपको विशेष कहीं पर, शिक्षा जगत में आपको विशेष शब्द कहीं भी नहीं देना, किसी भी बच्चे को नहीं देना है, ना बच्चे को ना शिक्षक को। तो चलिए आपको यह आंसर रॉन्ग हो जाता है विशेष, क्योंकि विशेष संस्कृति को या समुदाय को आप स्पेशल नहीं बढ़ावा दे सकते हो। ऑप्शन नंबर डी कहा हुआ है विद्यार्थियों के बीच की तुलना को अधिक कम करे। आप कैसे कम कर सकते हो तुलना वर्ड भी आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर निगेटिव टर्म्स हो जाता है, हमको तुलना नहीं करना है। ठीक, चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो। वो संप्रेषित करे कक्षा में सभी संस्कृतियों को सम्मान के महत्व देती है। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, डिटेल में समझा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करें कि बोर तो नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, तो फिर बताइए, मैं शॉर्ट भी जल्दी निकलूंगी यहाँ से। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? ऑप्शन देख लीजिए कि वे श्याम पट में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या अगर आपने श्याम पट पर कुछ लिख दिया तो तथ्यों को याद कर लेंगे, तब वो प्रभावी रूप से सीख पाएंगे। प्रभावी रूप से ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्रभावी रूप का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज किसी को बता रहे हो, उसको प्रभावित किया, या उसको वो क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो आपको बताना क्या हुआ, सार्थक हुआ, प्रभावी हुआ। नहीं तो कोई मतलब नहीं आपके बताने का। मैं यहाँ पर कितना ही बकबक कर लूं, बट आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है ना। तो मेरा बताना प्रभावी कब होगा, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। क्या मैं श्याम पट पर आपको तथ्य ला दूंगी और रटा दूंगी, तो आपको क्या हो जाएगा, जैसे मैं एमसीक्यू लाऊं और तुरंत ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे करते निकलते जाऊं, तो क्या ये प्रभावी होगा? आपको समझ में कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो प्रभावी रूप से सीखते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो विभिन्न गतिविधियों में कार्यों में सक्रिय रूप से, मतलब एक्टिव वो रहते हैं। हमेशा कैसे रहते हैं, जितनी सारी गतिविधि कराई जाती है क्लासेस में, वो कैसे रहते हैं, वो सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। मतलब हर चीज में, जैसे क्या होता है, गेम्स भी होते हैं स्कूल में, क्लासेस भी चलती हैं और गेम भी होते हैं वहां पर, है ना, प्लेग्राउंड भी रहते हैं, तो बच्चा सब में हिस्सा लेता है। वो बच्चा कैसा होगा, वो हर एक चीज में सक्रिय होगा, मतलब हर चीज में करने को उसका मन लगेगा, पर्टिकुलर एक भाग में नहीं कि सिर्फ पढ़ाई मन लगेगा, उसका हर कार्य करने में मन लगेगा, तो वो सक्रिय है। चलिए थर्ड ऑप्शन क्यों देखते हैं, वो स्वयं पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल कर लेगा। ये भी तो आपका रॉन्ग, नकल बात की यहाँ पर नहीं की गई प्रभावी रूप से। रट्टाफिकेशन यहाँ पर नहीं चलने वाला, रट्टाफिकेशन को नेग्लेक्ट किया है एनसीएफ 2005। चलिए, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। शिक्षक जो होता है, बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखेंगे जब शिक्षक क्या करेगा, कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को
पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते, किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं चाहूं कि अगर आप, मैं टारगेट जो हमारा 200 का है, तो मैं चाहूं कि आपसे पूरा करवा लूं, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जब तक आप नहीं चाहोगे तो मैं आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। ना तो मैं आपको नियंत्रित करके क्लास में बैठा सकती हूँ कि भैया आप क्लासेस लीजिए, पूरी क्लासेस लीजिए। आपकी इच्छा होगी तभी आप क्लास लोगे, मेरे कहने से आप नहीं लोगे। उम्मीद करती हूँ कि कहने से भी आप क्लासेस लें, क्योंकि क्लासेस यहाँ पर बहुत मेहनत से कराई जा रही है। तो जो कंटेंट लाया जाए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे भाई बहन जो भी फ्रेंड्स हैं वो इसका लाभ ना उठाएं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वो विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो प्रभावी रूप से सीखते हैं वो बच्चे क्या करें, अगर वो अच्छे से सीख पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो हर चीज में मन लगाएंगे अपना कार्य करने में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देख लीजिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। सभी फ्रेंड आंसर करें। और आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हो, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग अपने अपने नंबर नहीं बता रहे हैं, है ना। तो आपको डेली क्लासेस के एंड में आपको अपने अपने नंबर बताने हैं। चलिए, मैम यहाँ पर मेहनत कर रही है, तो आपको भी थोड़ा बहुत टाइपिंग करने में कोई मेहनत नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों को कक्षा में प्रश्न करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, है ना। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि आप क्लास में कोई प्रश्न ना पूछ पाओ। आपको कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछना है मैं उसको प्रेरित करती हूँ, डेली कहती हूँ कि अगर आपको पूछना है तो कुछ पूछ सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपको नहीं पूछना है, सिर्फ क्लासेस में पूछना है ना। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? सार्थक अधिगम की बात की गई है, जो सार्थक अधिगम है, प्रभावी अधिगम है, तो बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब सार्थक वर्ड है। तो देख लीजिए, इनके जितने भी टर्म्स होंगे, बात यहाँ मुख्य प्रक्रिया नहीं है। यहाँ की बात किसकी गई है? जो सार्थक अधिगम होता है वो प्रक्रिया नहीं है। इनमें से ऑप्शन में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, पहला निर्देश एवं संचालन, दूसरा पुनरावृत्ति अभ्यास, तीसरा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, और चौथा क्या है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। आप जानते हैं कि एनसीएफ 2005 रट्टिफिकेशन से क्या कर रहा है? बच्चे को दूर कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको क्लासेस में रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है ना। रटंत प्रणाली से अब हमको क्या होना है? मुक्त होना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही वो ऑप्शन है कि मुख्य प्रक्रिया में नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम होता है। इनमें से भी निर्देशन संचालन से भी होता है। अगर आपने कोई निर्देश दिया है या संचालन कर, तो आपको क्या होगा? वो मैं आपको कह रही हूँ कि ये पढ़ना है आपको, है ना। ये चीज कंटेंट आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो आप क्या करोगे? उस चीज का संचालन करोगे, उस चीज को आप प्रैक्टिस करोगे। फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति, आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो वो भी कैसा होगा? वो भी सार्थक अधिगम का कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा? माइंड में फिट हो जाएगा। और यहाँ पर अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया का मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, हाव भाव। अन्वेषण का मतलब जांच परख करना, खोजबीन करना। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं सार्थक अधिगम के तहत आता है। बात रही कंठस्थीकरण स्मरण, तो आप ये नहीं आता। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। बच्चों की गलतियां, जो बच्चे क्लासेस में क्या करते हैं, जैसे सा को का लिख देते हैं, का को बा लिख देते हैं, वो क्या होता है? चलिए देख लीजिए ऑप्शन पर। अधिगम का एक भाग होता है। जो गलतियां बच्चे करते हैं क्लासेस में, क्या अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, जो गलतियां होती हैं ये महत्वहीन, इसका कोई मतलब नहीं है। फोर्थ ऑप्शन प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, मेरे सभी फ्रेंड्स आंसर करें, सभी लोग शेयर करें मन लगाकर अपने, बिल्कुल अपने क्लासेस की तरह कि ये हमारी क्लासेस है, इसे आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चे की जो गलतियां होती हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स आपको कभी क्लासेस में अगर आप टीचर हैं तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना कि बच्चा गलती कर रहा है तो उसको क्या कर दो? पिटाई करना, उसे डांटो, फटकार लगाओ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि अगर आप एक बात बताइए, आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आप ये बताइए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो जो करेगा वही तो गलती करेगा, जो करेगा ही नहीं चुपचाप बैठ रहेगा तो वो तो ये कह सकता है भाई मेरे से तो नहीं होती। बट जो तुम ट्राई ही नहीं करो तो तुमसे गलती कैसे होगी? जो ट्राई करेगा उसी वही तो गलती करेगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं जो गलती हो रही है वो कहाँ से हो रही है? मतलब आप सीखने का प्रयास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो वो क्या है? वो भी गलतियां भी क्या एक है? अधिगम का एक भाग है। कभी ये क्वेश्चन में आएगा तो आप आंसर ये ना कह देना कि वो महत्वहीन नहीं है, है ना। वो भी महत्व रखता है अपने आप में, तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। सूझबूझ से वो काम ही करते हैं, तभी वो क्या होता है? वो गलती होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मूल्यांकन को देख लीजिए, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम क्वेश्चन में ले चुके हैं। तो ये भी देखिए, यहाँ से भी हर बार टेट में एग्जाम में आता है, क्वेश्चन बनता है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन जो है वो क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, या केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। सभी लोग आंसर करें। चलिए,
तो फ्रेंड्स जो हमारा शिक्षण मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, वो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो मूल्यांकन है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन और जो दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, जो रचनात्मक और योगात्मक। तो वो जो रचनात्मक होता है वो आपके हर बार क्लासेस के बीच में ही होता है, तो महीने हफ्ते में आपके होता रहता है। जो योगात्मक होता है वो कब होता है, वो आपके जैसे टोटल लास्ट में होता है ना, मार्च अप्रैल में होता है एग्जाम आपका, क्लासेस एंड होने के बाद जो एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है, वो आपको कौन सा कहलाएगा, वो आपका योगात्मक मूल्यांकन कहेगा। तो वो क्या है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाता है। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं। जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स सभी राइट आंसर करेंगे, तो जो मेरे ऊपर जो विश्वास है आप सबके प्रति, तो आप सब क्या करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास कभी ना कभी आप कभी नहीं तोड़ने वाले, क्योंकि मैं जो बिलीव कर रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स शेयर करेंगे और यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ, डेली क्लासेस लेते हैं, अटेंड करते हैं क्लासेस, तो ये जो मेरा विश्वास है आप सब नहीं तोड़ोगे। तो जो ये मेरा विश्वास है वो क्या प्रभावी करेगा आपको, आपके यहाँ पर क्लासेस में आने में क्या प्रभावी करेगा। चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। तो पहला ऑप्शन है क्या हमारा, किसी भी रूप में प्रभावी नहीं होते। जो सकारात्मक विश्वास होता है तो विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावी नहीं होते, या सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, या निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, उत्साह भंग हो जाता है। आंसर करें सभी लोग, उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। जो विद्यार्थियों में शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, शिक्षक को मतलब मेरा जो विश्वास है आप सबके प्रति सकारात्मक विश्वास है, तो विद्यार्थी पर क्या असर करेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स कोई भी, मैं कहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स कोई भी गलत नहीं करते, तो वो क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप क्या करते हो और भी आंसर करने की कोशिश करते हो, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हो, नहीं कि मैम सही कह रही है, हमें सीखना चाहिए, हमें करना चाहिए, हम कर सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अपने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, संरचनावादी निर्माणवादी जो कहते हैं उनके अनुसार अधिगम क्या चीज होता है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर करें सभी लोग। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है अधिगम, या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, या जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। आंसर करें सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करिए। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। जो यहाँ पर निर्माणवादी हैं उनका कहना है कि बच्चा कैसा होता है, सक्रिय होना चाहिए, खुद करके सीखे। या यहाँ पर क्या प्रोसेस बताता है कि बच्चा खुद करके सीखेगा, सामाजिक प्रक्रिया से सीखेगा तो वो ज्यादा बेटर सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित, मतलब बच्चे को क्या करें कि वो इतना परफेक्ट उसको बनाए कि वो किसी भी कोई भी उसको प्रॉब्लम आए तो वो क्या करे, उसका समाधान निकाल पाए उसको। इन सब करने के लिए उसको किस तरह से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलिए आंसर कीजिए, ऑप्शन देखिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। पहले ऑप्शन की ओर देखिए। चलिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से अवसर प्रदान करके। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके या बच्चों के समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। फोर्थ ऑप्शन है हमारा यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। आंसर करें सभी लोग, आंसर कीजिए। देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पर कि जो शिक्षक जो होता है प्रभावी रूप से बच्चे को एक्टिव करने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए कि वो कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर पाए, उसके करने के लिए क्या प्रोत्साहित टीचर को करना चाहिए। आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बच्चे के समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहन। टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे प्रोत्साहन करना चाहिए कि बच्चा समस्या के बारे में सहज, कोई ज्यादा उसको डिफिकल्टी ना पड़े, ज्यादा प्रॉब्लम में वो ना फंसे, मतलब सहज ही वो क्या करे, उस चीजों को अनुमान लगा पाए, है ना।
एवं बहुविकल्प, मतलब कि जो उस समस्या का समाधान है, कई सारे विकल्पों को वो क्या करे, खोज निकाले। ऐसा टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब कि अगर वो क्या करे, कोई उसके पास प्रॉब्लम आ गई टीचर बच्चे के पास, तो बच्चा क्या करे, सहज ही, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से ही उस चीज का, वो समस्या का निराकरण, निदान वो निकाल पाए बच्चा। शिक्षक को इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए अपने बच्चों को। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ आप लोग का, वैसे ले रही हूँ तो आप ही सबकी भलाई के लिए ले रही हूँ। चलिए शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, विधियां के ऊपर क्लास लेने वाले हैं जल्द ही। चलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई भी पार्ट आपका छूट करके यहाँ से जाए। मैं सीडीपी के दावा कर रही हूँ कि अगर आपने डेली क्लासेस अटेंड की तो आपके 30 में 28 तो रखे हुए हैं। अब 2 नंबर आपके प्रैक्टिस के ऊपर है ना, 2 नंबर अगर आप क्लासेस कंटिन्यू देखें तो आपके 28 तो कंफर्म है। अब 2 नंबर आपके किस पे है, प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप उसकी प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, क्लासेस आपको डेली लेना है, अटेंड करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताने वाली हूँ किस सिद्धांत से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देख लीजिए, वह विधियां जिनमें प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं की पहल, स्वपहल से मतलब स्वयं की पहल व प्रयास शामिल होती है, ऐसी कौन सी विधियां हैं कि जिसमें विद्यार्थी की स्वयं पहल शामिल होती है। आंसर करें, या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है, या निगमनात्मक विधि होती है, परंपरागत विधि होती है, या अंतर्वैयक्तिक विधि होती है। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगमकर्ता केंद्रित। अधिगमकर्ता से मतलब होती है बाल केंद्रित, बाल केंद्रित से मतलब होती है बच्चे से रिलेटेड। अधिगमकर्ता मतलब जो स्वयं सीख रहा है वो केंद्रित विधि है, स्वपहल, स्वयं से जो विधियां प्रयोग कर रहा है बच्चा, यहाँ पर विद्यार्थी के स्वपहल व प्रयास से शामिल है। विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, टिंकू पिंकू कोई भी हो सकता है ना। तो वो क्या हो गया, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अभी हम मतलब अधिगमकर्ता स्वयं ही वो कार्य कर रहा है, स्वयं ही पहल कर रहा है, प्रयास कर रहा है। निगमनात्मक का मतलब तो आपको मालूम है क्या है बताइए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल हो जाएगा। परंपरागत विधि तो हम देख ही लिए हैं कि क्वेश्चन बना था भी परंपरागत विधि कौन सी है ना। तो यहाँ पहले जो व्याख्या देते थे गुरुकुल में क्या दिया, व्याख्या ही करते थे, बच्चे क्या रहते थे निष्क्रिय, और जो गुरुकुल में गुरु थे वो सक्रिय, सिर्फ गुरु बोलते थे, बच्चे चुपचाप मौन धारण करके सुनते थे। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक ये सिर्फ अपने बारे में, मतलब ये खुद ही परेशान रहते हैं, इनका कोई वो नहीं। अंतर्वैयक्तिक अंतरावैयक्तिक 2 बुद्धि के प्रकार भी हैं। हम जल्द ही टॉपिक लाने वाले बुद्धि के बारे में भी आपको अगर कहिए तो संडे को क्लासेस, क्योंकि बुद्धि के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं चाहती हूँ कि बुद्धि के जितने भी सिद्धांत मिले वहां पर दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने जितने जितने प्रकार बताए हैं, सारा कॉन्सेप्ट मैं बुद्धि का संडे को आपको करवा दूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बुद्धि का पूरा चैप्टर संडे के दिन करवा दूंगी। और मंडे को स्पेशल है, सरप्राइज है आप सबके लिए। आपको क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। कोई त्योहार आए, कुछ भी आए, कोई भी छुट्टी आए, तो आपको बिल्कुल क्लासेस मिस नहीं करनी। यहाँ पर आपको क्लासेस मिस नहीं करना, डेली अटेंड करनी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, जो विद्यार्थी जो ग्रेड अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाते, जो काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पाते, वो महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं, उनको लगने लगता है यार मैं शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो अपने आप में क्या महसूस, वो क्या होने लगते हैं, हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। मतलब वो क्या करते हैं, फिर वो कई सारे कामों में उनको सफलता नहीं मिली तो क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि वो छोड़ देते हैं, आसानी से छोड़ देते हैं कि नहीं यार मैं तो पहले ही काम में इतना असफल हो चुका हूँ, आप क्या कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, आसानी से छोड़ देने की उनकी हर कार्य की आदत बनने लगती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि ये किससे रिलेटिव है, यहाँ पर जो महसूस कर रहा है विद्यार्थी, क्या संज्ञान एवं संवेग से, जिस तरह की यहाँ पर भावना बताई गई है विद्यार्थी की, उसी तरह की एक ऑप्शन में आपको आंसर टिक करना है। वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इससे, इस डेफिनेशन से रिलेट हो रहा है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है क्या, यहाँ पर पहला ऑप्शन। दूसरा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, या संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर जो महसूस हो रहा है संवेग, यहाँ पर मनोभाव, क्योंकि जो संवेग की बात यहाँ पर हो, क्योंकि बात यहाँ पर संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं, आपका ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात क्यों हो रहा है यहाँ पर संज्ञान, वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, वो संज्ञान है मतलब उसके मानसिक संरचना से रिलेटिव कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। और संवेग का मतलब है उसके जो हतोत्साहित महसूस कर रहा है, महसूस करना यानी एक क्या है, संवेग है, एक प्रकार की प्रवृत्ति है ना। संवेग के बारे में रोना हंसना ये क्या सब क्या है, एक प्रकार का संवेग है। तो ये आपका इससे ये मैच करता है कि ये दोनों अलग नहीं है, ना संज्ञान अलग है और ना संवेग, एक दोनों से ये कनेक्टेड है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? यहाँ पर सामाजिकरण की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, तृतीयक सामाजिकरण, कौन कौन से यहाँ पर माध्यम होते हैं प्राथमिक सामाजिकरण का? पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा है परिवार, तीसरा सरकार, चौथा मीडिया। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, आंसर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा परिवार, ऑप्शन नंबर बी परिवार आपका राइट हो जाएगा। जो प्राथमिक की बात होगी, सबसे प्राथमिक यानी छोटा, तो सबसे शुरुआत कहाँ से होती है? पहला परिवार से होती है, तो ये आपका परिवार हो जाएगा। बात जब द्वितीय सामाजिकरण की आती है तो वो क्या हो जाता है आपका? वो आपका क्या हो जाता? आस पड़ोस हो जाता। तो यहाँ पर प्राथमिक की बात की गई है तो परिवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योंकि आपको प्राथमिक शिक्षा जो भी मिलती है वो घर से ही मिलती है। प्राथमिक चीज जो भी आपको नॉलेज मिलता है तभी आप स्कूल जाते हो, बिल्कुल आप कोरे होकर के स्कूल नहीं जाते हो, क्योंकि मम्मी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर घर से भेजती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे, देख लीजिए जीन पियाजे की थ्योरी से हर बार हर टेट के एग्जाम में, तो आपको जीन पियाजे की थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर आप टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जीन पियाजे की थ्योरी डाल दी हूँ मैं, यहाँ पर क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप क्लास देख लीजिए और डिटेल से समझाई हूँ मैं वहां पर। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला ऑप्शन देखिए, अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो मन लगा के कीजिए। ये नहीं, आप मानती हो कि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं कि ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें भी हैं क्या घर का भी काम करती हैं, बट वो समय निकालें क्योंकि आपके लाइफ की बात है ना। ये समय आपके जो वर्क होते हैं, कुछ पार्ट टाइम के जो वर्क होते हैं वो आपके जीवन पर्यंत चलेंगे। आप कहीं भी रहो, कोई भी चेयर पा जाओ, सरकारी प्राइवेट, घर में रहो कहीं बाहर रहो, लेकिन आपके काम जीवन पर्यंत जो कुछ नॉर्मल काम है वो आपके जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। बट आपको इनको यहाँ पर फोकस नहीं करना, फोकस अपने लक्ष्य पर करना है। इनको भी लेकर के चलिए क्योंकि आपका सामाजिक जीवन भी जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना कि आपका लक्ष्य है। लेकिन अपने लक्ष्य को कभी आपको भूलना नहीं चाहिए कि हम किस चीज और किस पर फॉर्म अप्लाई करने में से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि आप उस पर कितना वर्क कर रहे हो, है ना। चलिए क्योंकि यहाँ पर वैसे भर्ती आती नहीं, बहुत कम आती है, और टेट के एग्जाम भी तो खास करो और भी तो आई है, तो उसका लाभ उठाइए, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या यूपी टेट हो। चलिए देख लेते जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला ऑप्शन है बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत प्रमुख प्रस्ताव की बात की गई है, तो प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की जो सोच होती है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से बच्चों में भिन्न होती है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक की बात नहीं हो, क्योंकि मात्रा में माप तौल करोगे तो आईक्यू कि थोड़ा सा एज के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन उनका मानना है कि बच्चे भी वयस्कों से कम नहीं होते गुणात्मक रूप से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जेंडर क्या है ये भी देख लीजिए, यही पार्ट आपके देख लीजिए, एमपी टेट में भी आया था, यूपी टेट में भी आया था, और यही सी टेट में भी आया है। तो जेंडर से भी आपको हर बार क्वेश्चन 2 नंबर से 3 नंबर से जेंडर से भी बनते हैं। तो जेंडर क्या है थोड़ा जान लीजिए 2 मिनट। जेंडर और कुछ भी नहीं, जब भी जेंडर के बारे में कुछ भी आता है तो आपको क्या है, क्योंकि जेंडर कोई रूल तो बना नहीं है, कानूनी तो बना नहीं कि सरकार ने बनाया है, ये एक सामाजिक परंपराओं की सामाजिक मनोधारणा है, ये मनुष्य बना रखे हैं। मतलब हमारे आसपास के जो हमारे फ्रेंड, मतलब कहें क्या भी, आपकी फैमिली, हमारी फैमिली जो भी है, सभी कहीं ना कहीं के एक से रोल से ही ये कुछ बना हुआ है कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये काम लड़की नहीं कर सकती, ये काम लड़का नहीं कर सकता। यही सब क्या है, एक समाज की एक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है कि समाज के बारे में समाज के लोगों ने एक संरचना बना रखा है, बाकी है कुछ भी नहीं। सरकार इसको नहीं मानती है ना कि ये लड़का है कि लड़की, समान वो सबको देखती है। तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती गृहिणी भी कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। आजकल तो आप देख ही रहे हो क्या क्या IAS ऑफिसर बन रही है, हर कोई, मतलब कोई भी पोस्ट ऐसे वंचित नहीं रह गया है जो अब लेडीजें नहीं कर रही हैं या जेंट्स नहीं कर रहे, सभी काम बराबर से सब कुछ कर रहे हैं, सभी पोस्ट पा रहे हैं। तो यह मुमकिन है कि आप सब भी कर सकते हो, है ना, नामुमकिन नहीं है। तो सभी कर सकते हैं, चाहे वो गृहिणी हो या कोई ऑफिस वर्क कर रहा हो। तो आपके लिए बस अपना मन बनाइए और ऑफिस वर्क करने के बाद भी अपना टाइम अपने एग्जाम के लिए भी बनाइए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि कल को कोई फोन भी करेगा आपके फ्रेंड्स परिवार वाले ना, तो आपको नाम तो पूछेंगे, नाम तो जानते हैं, बट आप उसके बाद आपका पद पोस्ट और कहाँ क्या वर्क कर रहे हो यही पूछते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। हमारे जो विकास होते हैं मनुष्य के बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक जो विकास होते हैं उसके व्यापक आयाम की बात की गई है यहाँ पर। वैसे तो कई सारी यहाँ पर ये संवेगात्मक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी एक प्रकार का विकास ही होता है व्यक्ति
में, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो कैसा हो गया, आध्यात्मिक विकास होने, मतलब उस व्यक्ति में क्या है, आध्यात्मिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी होता है, व्यक्तित्व विकास भी होता है, आध्यात्मिक और संवेगात्मक, ये सभी विकास होते हैं। बट आपके जो सही एकदम होना उतना होना ही चाहिए, तो वो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यही सीरियल है। ये क्वेश्चन बना भी था, यूपी टेट में भी बना था और एमपी टेट में भी बना है। जब भी बात आयामों की आएगी, विकास तो कई सारे होते हैं, कई सारे पक्षों में विकास होते हैं, नैतिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, लेकिन जब एक सही आयाम बोला जाएगा, यहाँ पर आयाम वर्ड मतलब इनकी परफेक्ट लाइन क्या है, आयाम क्या है, तब आप क्या टिक करोगे, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, है ना। चलिए, सामाजिक विकास के अंतर्गत ही नैतिक मूल्य भी आ जाएगा, आपका नैतिक विकास भी आ जाएगा, बौद्धिक विकास भी आ जाएगा और आध्यात्मिक विकास भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और संज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, मानसिक विकास आ जाएगा, भाषा विकास आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, क्रियात्मक विकास होता है, जो हड्डी मसल्स के हमारे विकास होते हैं, हाथ पैर जो हमारे जुड़ते हैं बचपन में, है ना, जो मजबूत होती है, सब शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने हम। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बुद्धि चैप्टर हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं, तो बुद्धि के बारे में देख लीजिए कि कौन सा कथन सबसे सही है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, या बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है, या बुद्धि अवसारी रूप से सोचने की योग्यता है, या बुद्धि बहुआयामी जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। क्या है आंसर कीजिए सभी लोग यहाँ पर बुद्धि के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। बुद्धि क्या है, बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा कई पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं। बुद्धि हॉवर्ड गार्डनर जी ने बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है कि बुद्धि क्या है, बहुआयाम, बहुत सारे गुणों से मिलकर के बनी हुई है, अब पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल होती है। इसमें कितनी सारी योग्यताएं हैं ये आपको भी नहीं मालूम है, तो ये आपका कथन सही हो जाता है। चलिए आंसर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों में किस प्रकार से देखा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों किस प्रकार, हम जॉन डीवी की बात किए थे कल भी हम ये क्वेश्चन ले चुके हैं, तो चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों किस प्रकार से, ये क्वेश्चन बन चुका है, कर चुके, देख लीजिए कहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इन पार्ट पर ज्यादा फोकस करना, मैं सिर्फ इसलिए रिविजन करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर का, और मेरा मकसद दूसरा नहीं है। चलिए चाहूँ तो मैं पीछे से भी आगे पीछे से भी क्वेश्चन आपको निकाल के दे सकती हूँ, बट मैं आपको प्रीवियस ईयर इसीलिए क्योंकि बहुत मायने रखते हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए तो प्रगतिशील के बारे में बात हो रही है, तो निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में किस प्रकार से प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को देखती है। तो क्या निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में देखती है, या खाली स्लेटों के रूप में देखती है, या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखती है, छोटे वयस्कों के रूप में देखती है। आंसर कीजिए सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में हमको प्रगतिशील शिक्षा देती है। जॉन डीवी जी कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, वो खोजबीन वो खुद ही कर लेगा, है ना, बच्चे को करके सीखने पर जॉन डीवी जी बात करते हैं, चिंतन पर, मनन पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने हम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, यहाँ पर देख लीजिए आंसर कीजिए। मैं तो बता चुकी हूँ आपका पासवर्ड इनका, तो आपको आंसर करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख चुके हैं कि जीन पियाजे की थ्योरी की क्वेश्चन आ चुका है, लेव वाइगोत्स्की जी की भी आ चुका है, आगे भी सिद्धांतों के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देख लीजिए कि इन पर थ्योरी पे हर बार हर टेट एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको इन थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है, आपको इन पे वर्क आपको करना है। चलिए तो पहला ऑप्शन है कि अनुसार इनके अधिगम क्या चीज है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या एक अनुबंधित गतिविधि है, या एक सामाजिक गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है वाइगोत्स्की जी के अनुसार। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्योंकि हम पासवर्ड आपको वाइगोत्स्की जी क्या बताए थे, सोशियो कल्चर, सामाजिक की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की जी के अनुसार अधिगम क्या है, सामाजिक गतिविधि है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेयर करते जाइएगा, मन लगा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमको लाइव क्लास लेना है और दिन में 2 क्लासेस लेनी है। अगर टारगेट को पूरा होता है हमारा तो जल्दी हम 2 क्लास यहाँ पर लेने वाले, कंटिन्यू लेंगे। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक, जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है 4 अवस्थाओं को बताया है जीन पियाजे, देख लीजिए कि जीन पियाजे थ्योरी से भी आती है, उनके अंदर कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं हर बार।
पूर्व क्रियात्मक से भी उस दिन हमने देखा था, एमपी टेट में देखा था कितने वर्ष से क्या होता है, तर्क कितनी अवस्थाओं से होता है, वितर्क बच्चा का वस्तु अस्थायित्व कौन से भी अवस्था में स्थापित होता है, ये सारे क्वेश्चन पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि टेट सीटेट में भी ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की निर्देशित करता है, या विलंबित अनुकरण, या बर्तुल प्रक्रिया, या लक्ष्य निर्देश व्यवहार, या विचारों की अनुक्रमिकता। तो देख लीजिए पहले अवस्थाओं की 4 अवस्थाएं हैं उन्होंने बताया है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा क्या है संक्रियात्मक अवस्था या इसी को मूर्त अवस्था भी कह सकते हो, चौथी क्या है अमूर्त अवस्था। चलिए तो आंसर कीजिए सभी लोग क्या है यहाँ पर। तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। तो इस अवस्था के बच्चे को निर्देशित करता है, कौन सा ऑप्शन है, विलंबित अनुकरण या बर्तुल, क्या बच्चा लड़खड़ाकर बोलता है इस अवस्था में, या लक्ष्य निर्देश भी, यहाँ पर तो लक्ष्य की कोई बात नहीं रहती इस अवस्था में, विचारों की अनुक्रमणिकता, हाँ ये पलटावी, यहाँ पर पलटावीपन पाया जाता है कि बच्चे अनुक्रमणिकता का मतलब उल्टा, जैसे कि आप काउंट सिखा रहे हो, काउंटिंग सिखा रहे हो उसको, अगर 1 से 100 आप सिखा रहे हो, अगर आप कहो कि बच्चे आप 100 से आप बैक होकर के आप सुनाओ 99, 98, 97, तो बच्चा उस चीज में नहीं समझ पाएगा। मतलब उसके विचारों में क्या होता है, अनुक्रमणिकता हो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप यस करके यहाँ पर कमेंट कीजिए। चलिए पहला यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ निम्न कथन कौन सा सही है, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने हैं तो उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना होता है। यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दिए हो तो हम यहीं से अपना राइट और रॉन्ग कर लेते हैं। चलिए तो जब बच्चों को अधिगम की बात यहाँ पर की गई है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में बात की गई है, ठीक है, कि बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए कौन सा, क्या बच्चे को अधिगम है प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित नहीं, पुरस्कृत तो ठीक है लेकिन दंडित करना यहाँ पर नहीं सही है, तो आपका यह रॉन्ग हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सक्षम होते हैं, यहाँ पर होते हैं लिखेंगे, ठीक। फिर थर्ड हमारा, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। मानती हूँ आनुवंशिकता का भी रोल होता है और वातावरण का भी रोल होता है, लेकिन यहाँ पर केवल वर्ड है और हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं केवल वर्ड क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी रॉन्ग हो जाता है क्योंकि केवल बस आनुवंशिकता यहाँ पर निर्धारित नहीं करती है। चलिए या फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता निर्धारित व सीमित करती है। क्या उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो क्या वो निर्धारण कर देगी, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और वह सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। अवधि के बारे में भी आपने देख चुका कि हम एमपी टेट में पढ़ चुके हैं, यूपी टेट में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर कीजिए सभी लोग कि क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर कि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है, मतलब इसको सूचित करता है या थोड़ा बहुत लक्षण आने लगता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं। वयस्कता अवस्था जो आती है उसके आने की जो पहल है, मतलब थोड़े बहुत जो उसके संक्रमण की बात यहाँ पर कहा गया, मतलब थोड़े बहुत लक्षण आने लगते हैं, उसे क्या कौन सी अवस्था कहते हैं कि मतलब इस अवस्था के आने से पहले ही उस अवस्था में थोड़ा बहुत इस अवस्था की लक्षण आने लगते हैं। वयस्कावस्था के अब लक्षण थोड़ी उस अवस्था में आने लगते हैं। तो कौन सा यहाँ पर अवस्थाओं पे भी क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है कल, तो देख लीजिए कौन कौन सबसे पहला कौन सा अवस्था होता है, शैशवावस्था, फिर दूसरा कौन सा था बाल्यावस्था, फिर तीसरा कौन सा था किशोरावस्था था, फिर चौथा कौन सा था वयस्कावस्था था, फिर पांचवा कौन सा था बताइए वृद्धावस्था था, है ना। तो यहाँ पर पहले कौन से वयस्कता की यहाँ पर संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, क्योंकि किशोरावस्था के बाद ही जस्ट क्या आता है वयस्कता अवस्था आता है। तो ये इसी अवस्था में थोड़ा बहुत इसके लक्षण आने लगते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मौखिक संवाद जो अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। देख लीजिए कि वाइगोस्की जी की थ्योरी से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी देख लिए हम, और जीन पियाजे थ्योरी से भी दो क्वेश्चन देख लिए अवस्थाओं से रिलेटेड। एक तो डायरेक्ट उन्होंने बच्चे के बारे में डेफिनेशन ही बताई है। तो देख रहे कि जो मौखिक संवाद के बारे में जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की जी ने क्या कहा है। जो बच्चे अपने आप में ही बात करते रहते हैं, छोटे बच्चे जो अपने आप में बातचीत करते हैं, उन्हें उस संवाद को वाइगोस्की जी ने क्या कहा, किन शब्दों में कहा है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांति वार्ता या समस्यात्मक वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। ये क्वेश्चन हर बार आते हैं वाइगोस्की जी की इस थ्योरी से। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, ये मौखिक संवाद। एक ध्यान रखिएगा जीन पियाजे जी की थ्योरी से भी इस मौखिक संवाद के बारे में आएगा। तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर जब बात जीन पियाजे की आएगी कि बच्चे जो अपने आप में ही बात करते हैं, तो उस थ्योरी में जीन पियाजे क्या कहेंगे,
जीन पियाजे ने क्या कहा है, अहम केंद्रित कहा है उस भाषा को, उस संवाद को, उस बातचीत को। लेकिन जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है, तो उस चीज को वाइगोत्स्की जी ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। तो हाँ, यहाँ पर आपको दो आंसर, दो क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए हैं। जब बात वाइगोत्स्की जी क्या है कि वाइगोत्स्की जी इस शब्द को क्या कहते हैं, अपने ही बच्चे अपने अपने बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत वार्ता की बात उन्होंने कही है। और जब बात जीन पियाजे की आएगी, जीन पियाजे जी ने क्या कहा है, बच्चे जो अपने आपस में बात करते हैं तो वो बात आएगी अहम केंद्रित वार्ता में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों का विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। खिलौने कि जैसे नहीं ये गुड्डे गुड़िया है, ये बच्ची खिलाएगी, है ना। पहनावे नहीं, फ्रॉक क्या बेटी पहनेगी, बेटा नहीं पहन सकता। घरेलू सामग्री जो छोटा बहुत होता है ना, खाने पीने वाली चीज नहीं, ये लड़की ज्यादा खाती, लड़का ही। चोटी कौन करेगा, लड़का करेगा, लड़की करेगी। व्यवसाय की बात नहीं, ये लड़की नहीं कर सकती, ये लड़का ही कर सकता है। रंगों की बात, ये रंग इस पे अच्छा, लड़की पे अच्छा नहीं लगेगा, लड़के पे। तो ये बात किसकी हो रही है, ये लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देख ले, क्या जेंडर सिद्धांत या जेंडर प्रासंगिकता या जेंडर रूढ़िवादिता या विकसित जेंडर की पहचान। आंसर कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए। देखिए कौन सा राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पर रूढ़िपन की बात की गई है ना, कि यहाँ पर कि ये लड़का नहीं कर सकता, ये खिलौना लड़का नहीं खेल सकता, ये लड़की नहीं खेल सकती, ये कपड़ा लड़का नहीं पहन सकता, ये सब बात जेंडर से भी हर बार क्वेश्चन देख लिए हैं, 2 ही क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने हम। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, जब बच्ची प्रारंभिक कक्षा में आती है तो अपने साथ जो अनुभव साथ लेकर के आती है, जब LKG UKG बच्ची आई जो अपने साथ लेकर के थोड़ी बहुत बातचीत की, थोड़ी बहुत अनुभव लेकर आती है, उसे स्कूल में क्या करना चाहिए। या उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, या उन्हें शामिल कर लेना चाहिए, या उन्हें शामिल कर संचय करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आंसर कीजिए सभी लोग। आप लोग भाभी शिक्षक भी हैं सभी लोग, तो चलिए बताइए, आंसर कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि उन्हें क्या कर लेना चाहिए, उसे शामिल कर लेना चाहिए, नहीं कि अस्वीकार कर दे। बच्चा जो कुछ भी नॉलेज लेकर आता है उसका सम्मान करो बच्चे। हाँ, हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा कॉपरेट करेंगे। जो स्कूल की भाषा होती है, जो भाषा भी बच्चे लेकर घर से आते हैं, उसे भी आप स्कूल की भाषा में थोड़ा बहुत उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे, इकट्ठा नहीं कि बच्चे को परेशान करो, धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बच्चा अपने आप में धीरे धीरे खुद ही करने लगेगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जीन, देख लीजिए फिर क्वेश्चन जीन पियाजे से बना। जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे क्या होते हैं। देख लीजिए, जीन पियाजे की थ्योरी से बना है। बच्चे क्या होते हैं, पहला, प्रश्नात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों को अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या दूसरों के अनुकरण करते हैं तब भी अवलोकन, नकल करते हैं तब। जीन पियाजे नकल करने की बात नहीं की है, ये स्किनर जी ने कहा, बंडूरा जी ने कहा है, ये सब नकल करने की बात है ना। उनके अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार क्या होता है कि बच्चा देख करके सीखता है, लेकिन जो जीन पियाजे की थ्योरी संज्ञानात्मक, मतलब बच्चा खुद ही करके अपने माइंड से सोच करके वो सारी चीजें करता है। चलिए यहाँ पर भी एक ट्रिक है कि बात जब किसकी आएगी, जीन पियाजे की आएगी, तब आप आंसर का आपको क्या करना है, आपको संज्ञान से रिलेटिव आपको आंसर करना है। मतलब ये क्या करते हैं, ये सोचने विचारने पर ज्यादा अपना फोकस करते हैं कि बच्चा क्या करता है, सोच कर सारी चीजें वो करता है। देख लीजिए पहला ऑप्शन यहाँ पर कि अधिगम की प्रक्रिया अनुसरण करते दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने एवं सीखना। पुरस्कार एवं दंड तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे इस तरह सीखें, दंड करके कैसे सीख जाएंगे। पिटाई करके मैं आपको क्लास में ला सकती हूँ, कभी दोबारा आप आएंगे ही नहीं। चलिए तो यहाँ पर भी आपका ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, और ये अनुसरण करने की बात इन्होंने नहीं की है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया संबंधों की सावधानी पर नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। नहीं, इन्होंने एसआर थ्योरी है तो थॉर्नडाइक जी की है, इनकी नहीं है, ये इन्होंने बात नहीं की है। आपका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने ये क्या कहते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं और जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वो अन्वेषण करते हैं। मतलब जैसे वो ज्ञान को क्या करते हैं, सक्रिय रूप से संरक्षित, खुद ही बच्चा सोचता है ना, और सक्रिय रहता है बच्चा, और जैसे जैसे वो दुनिया में आगे जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके कौशल विकसित होते जाते हैं और वो खोज करने में माहिर रहता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों को आप नए खिलौने लाओगे तो अगर अकेले मिल गए वो खिलौने के साथ और तोड़ फोड़ करके वो जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब उनका कहना कि बच्चे क्या कहते हैं, जीन पियाजे बच्चे को छोटा मनोवैज्ञानिक इन्होंने बताया है। मतलब बच्चे खुद ही ज्ञान का, सक्रिय ज्ञान का संरक्षित करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, है ना। अन्वेषण का मतलब है खोज करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है
कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ये किसकी थ्योरी में है? ये है कोहलर जी की थ्योरी में हमने पढ़ रखा। कोहलर जी की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। आप अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। यहाँ पर हमने किसकी थ्योरी पढ़ ली। यहाँ पर क्वेश्चन बने, जीन पियाजे किस बने, और जीन पियाजे, लो बायोगेस्की, है ना। यहाँ पर कोहलर बन चुके हैं। यहाँ से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए इन थ्योरी को पढ़ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट। मेरे क्वेश्चन लाने का मतलब है यहाँ पर कि इन थ्योरी को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है इन थ्योरियों को। तो चलिए, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, क्या करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। कोहलर जी ने बात की है अपने उस थ्योरी में कि दंड से रिलेटिव बात की है, सार्वभौमिकता से रिलेटिव बात की है, पुरस्कार से रिलेटिव, कौन सी उम्र में बच्चा क्या क्या अपने आप में सोचता है, बच्चे की सोच किस अवस्था में क्या विकसित होने लगती है। तो बात की कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करने से, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाए। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। हिंज की दवाई से क्या मतलब है? अगर जो फ्रेंड यह स्टोरी नहीं जानते, थोड़ी 2 सेकंड के लिए मैं बता देती हूँ। बात यहाँ पर इन्होंने की है कोहलबर्ग जी ने कि एक यूरोप का व्यक्ति रहता है, हिंज नाम व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और उसे कुछ ऑपरेशन कराना रहता है। तो वो कुछ दवाइयों की उसको जरूरत रहती है, बट उसके पास पैसे कम रहते हैं। उसके पास समथिंग लाख रुपए पैसे थे, 1 लाख रुपए। तो डॉक्टर के पास गया, बोला कि डॉक्टर साहब बीवी बहुत बीमार है तो इसको ऑपरेशन करना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो ये दवाई आपको लानी पड़ेगी। तो हिंज क्या किया, जाकर दवाई लेने चला गया मेडिकल में। तो मेडिकल वाला रात 12 बज रहे थे, तो मेडिकल वाला क्या किया, बोला नहीं ये दवाई 2 लाख की आएगी, 1 लाख की नहीं आएगी। जबकि वो क्या कर रहा था, दुगने पैसे में वो बेच रहा था। लेकिन हिंज के पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया, रात 12 बज ही रहे थे। अब वो मेडिकल वाला जैसे ही बंद करके घर जाने लगा अपनी शॉप को, वैसे ही हिंज ने क्या किया, दवाई की चोरी कर ली। बोले बेटा अब हमारे पास पैसे रुपए तो बचे नहीं, अब हम तुम्हारी काम करेंगे, चोरी ही करेंगे हम। तो उसने चोरी कर ली। अब यही स्टोरी क्या किया इन्होंने, कोहलर जी ने बच्चों को सुनाई। तो जितने एजेस के बच्चे सुने तो अपना अलग अलग प्रस्तुत मत देने लगा कि नहीं। एक बहुत ही छोटा जो बच्चे थे उसने क्या कहा, नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए, पिटाई। क्योंकि हमने लगभग सभी अपने घर में बच्चों को क्या बताते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेल चले जाते हैं व्यक्ति, उसको चोर को पकड़ लिया तो वो जेल भेज दिया जाता है। समथिंग नहीं करना चाहिए, चोरी चमारी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर वही चीज है कि बच्चे को समझाए हैं कोहलर जी कि अलग अलग बच्चों की एज जो होती है, जो उनकी सोच होती है, क्या क्या होती है। चलिए देख लेते हैं कि जो एज के बच्चे हैं, सामाजिक क्रम, जो यहाँ पर दंड की बात की गई है कि जेल भेज दिया जाएगा, तो वह पकड़, जो बच्चों से उन्होंने पूछा तो बच्चे ने क्या कहा, क्योंकि वह उसे चोरी नहीं करनी, दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जरूरी तो है, लेकिन वह ऐसा करता है तो उसको पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आंसर की, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, प्यास बहुत तेज से आ रही है। चलिए आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर कर। चलिए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, तीसरा क्या है दंड एवं आज्ञापालक अभिविन्यास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बात यहाँ पर किसकी हो रही है, ऐसा करेगा तो वह जेल भेज दिया जाएगा। तो क्यों कह रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत, हम छोटे बच्चे को क्या बताते हैं, 2 से 5 उम्र की बच्चों को, क्योंकि बच्चा ऐसे चोरी करोगे तो तुम पिटाई होगी तुम्हारी, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो ये कौन से, किस डर से बच्चा क्यों कह रहा है, दंड एवं आज्ञापालक अभिविन्यास से। मतलब कि यहाँ पर इस अवस्था में कह रहा है कि दंड, अगर वो काम करेगा तो वो क्या होगा, दंडित किया जाएगा। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, ये पूर्व परंपरागत का एक प्रकार है दंड एवं आज्ञापालक। ये दंड है पूर्व परंपरागत, 3 प्रकार की उन्होंने थ्योरी में अपने बात की स्टेजेस की, पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, तीसरे कौन सी है पश्च परंपरागत। तो ये पूर्व परंपरागत के पहले स्टेप में क्या बताया इन्होंने, दंड एवं आज्ञापालक, और दूसरा प्रकार क्या बताया इन्होंने, साधनात्मक सापेक्षवादी सिद्धांत। मतलब उन्होंने साधन, पहले बच्चा क्या, दंड एवं आज्ञापालक, मतलब यहाँ पर जो भी काम करता बच्चा इस एज में, इसमें बच्चा सिर्फ पिटाई करने के डर से सिर्फ काम करता है कि हमको क्या मिलेगा, दंड मिल जाएगा, इसीलिए वो आज्ञा का पालन करता है। अब बात रही साधनात्मक सापेक्षवादी, इसमें बच्चा क्या करता है कि तुम अगर चॉकलेट दोगे तो मैं ही तुम्हें कल चॉकलेट, वरना मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तो यहाँ पर स्वार्थ की भी भावना रहती है। पश्चिम में थोड़ा बहुत क्या होता है, बच्चे को नॉलेज हो जाता है सही गलत का, और जो पूर्व परंपरागत में, और जब पश्च आता है तो पश्चिम में क्या होता है, वही काम करता है, जो नियम होता है, जो कुछ ऐसे जो रूल नहीं होते हैं वो व्यक्ति नहीं भी करता, मतलब ज्यादा परिपक्व वो हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगर आपको कोहलर की थ्योरी नहीं देख लीजिए, क्लासेस में डली हुई है प्लेलिस्ट में,
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण नहीं है। मोटिवेशन आपने देखा है कि एक आंतरिक मोटिवेशन खुद से भी आदमी, कल क्वेश्चन हमें प्रेरणा से भी मिला है कि जो खुद से जो मोटिवेशन मिलता है वो क्या होता है, कौन बाहर से जो प्रेरणा मिलता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देख लीजिए कि बाह्य प्रेरणा के एक उदाहरण नहीं है, यहाँ पर बाह्य प्रेरणा की बात की गई है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला अपना हम यहाँ पर गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपनी मतलब ये यहाँ पर क्या हो रही है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा, वो स्वयं से ही जो काम कर रही है तो कर रही है। अब बात किसकी हो रही है, बाह्य प्रेरणा की। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मैं अपना कार्य गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंद है। यहाँ पर भी मैं की बात की गई है, मतलब ये भी कहाँ से मोटिवेट है, ये भी स्वयं से है, अभी किसी दूसरे से नहीं है, क्योंकि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ। यहाँ पर कोई बाहरी इसको मोटिवेशन नहीं मिला है। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। यहाँ पर भी मैं की बात की गई, मतलब मैं कोई कार्य हो रहा है मैं के द्वारा, तो मतलब कहीं ना कहीं हम स्वयं से ही मोटिवेट हैं, कहीं बाहरी रूप से हमको मोटिवेशन नहीं मिला है। अब यहाँ पर बात बाह्य की पूछी गई है, ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देती है। यहाँ पर शिक्षक उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अंक दे रहे हैं प्रत्येक कार्य के लिए, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे है, शिक्षक पे। जो कार्य करती है गृह कार्य क्यों कर रही है, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक कार्य के लिए उसको अंक देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बाहरी यहाँ पर अटैच है, बाहर इसको मोटिवेशन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए मोटिवेशन में भी एक आंतरिक मोटिवेशन होता है, बाह्य होता है। तो बात यहाँ पर जब मैं की आएगी तो आंतरिक होगा, और जब बाह्य की बात आएगी तो कोई ना कोई उसमें बाहरी इंक्लूड होगा। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। जो रणनीतियां हैं तो बच्चों में अर्थ निर्माण की कौन सी यहाँ पर रणनीतियां बढ़ावा देंगी। चलिए देखिए क्या है, सूचनाओं का संचरण या अन्वेषण एवं परिचर्चा, या एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, या दंडनात्मक साधनों का प्रयोग करना। जो रणनीतियां होती बच्चों में अर्थ निर्माण करने की, तो कौन सी यहाँ से बढ़ावा देगी। यहाँ पर अर्थ निर्माण की मतलब कुछ यहाँ पर सेंस निकालने का जो होता है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी रणनीति जो बढ़ावा देगी। पहला सूचनाओं का संचरण, यहाँ पर आप सूचना कितना भी एकत्रित कर लोगे उससे क्या मिलेगा आपको, है ना। सूचना इकट्ठा आपने कंप्यूटर पर रख ही दिया तो आपको कंप्यूटर थोड़ी ना कुछ याद दिलाएगा, वो तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद ही अन्वेषण करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन अन्वेषण परिचर्चा, तीसरा एक रूप एवं मानकीकृत, चौथा दंडनात्मक साधनों का प्रयोग करना। रणनीतियों में कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। यहाँ पर जितनी रणनीतियां दी हुई हैं तो बच्चे में प्रयोग करने, बच्चे को सेंस बना समस्या समाधान के रूप में उसको एवल करने के लिए, अर्थ निर्माण के और भी बच्चा और भी सेंस निकाल पाए, अर्थ निर्माण कर पाए, उसके लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण एवं परिचर्चा। आप बातचीत करोगे उससे, बच्चे से क्या करोगे, बातचीत करोगे। अन्वेषण यानी खोजबीन करने की उसको सलाह दोगे, या बच्चा खुद भी अन्वेषण खोजबीन कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं अर्थ निर्माण को उसको बढ़ावा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए 30 क्वेश्चन ही था। अगर आप संडे की क्लासेस मिस कर भी दिए तो आप मान लीजिए बहुत पछताएं, क्योंकि संडे और मंडे की जो क्लासेस होने वाली हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट दीजिए, और सभी मेरे फ्रेंड्स अपने नंबर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मुझे, ठीक है। आप लोग मानते नहीं हैं, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं कि जो अपना आंसर नहीं करते हैं और निकल जाते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सभी फ्रेंड अपना कमेंट बॉक्स से नंबर बताएं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। चलिए तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए और सभी फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर डेली क्लासेस 9 बजे आपको मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।